स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं, मैं कुछ चीज़ें रिपीट कर रहा हूँ तो आपने बोर नहीं होना है। सबसे पहले हमने क्लाइमेट क्या है इसको समझने की कोशिश की, दूसरा इसके चेंजेस पर फोकस किया, क्लाइमेट में चेंजेस आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, तो हमने एग्री किया आ रहे हैं, और तीसरा हमने इसके कॉजेस को डिस्कस किया, क्यों चेंजेस आ रहे हैं। तो पता चला दो बड़ी वजूहत है, एक नेचुरल कॉजेस हैं और एक मैन मेड या जिनको एंथ्रोपोजेनिक चेंजेस कहते हैं। और चौथे नंबर पर इन चेंजेस का इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, इसका असर, इससे मुतासिर कौन हो रहा है। तो पता चला मुतासिरीन दो हैं, फ्लोरा है और फौना है। ये दोनों और भी चीज़ें मुतासिर हो रही, लेकिन ये लिविंग है, हम इन्हीं को टारगेट कर रहे हैं। हम इस वक्त इम्पैक्ट ऑन फाना डिस्कस कर रहे हैं। फाना में जो बाकी चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं, इसमें आज है ब्रीडिंग एंड हाइबरनेशन। ब्रीडिंग एंड हाइबरनेशन ये भी मुतासिर हो रहे हैं, लेकिन हम इनको डायरेक्ट डिस्कस नहीं करेंगे। पहले मैं मिसाल बता दूँ आपको, आई एम सॉरी अगेन। अच्छा, ब्रीडिंग एंड हाइबरनेशन को सबसे पहले देखें कि ये साइक्लिक इवेंट्स हैं। अगर आपको याद हो तो बायो जियो केमिकल साइकिल्स भी एक थे, इसी तरह सर्काडियन रिदम्स कहलाते हैं लिविंग थिंग्स में। इंक्लूडिंग ह्यूमंस हम बहुत सारे काम साइक्लिक अंदाज में करते हैं। मसलन एक साइकिल है हमारा स्लीप एंड वेक साइकिल, सोने और जागने का टाइम मुकर्रर है हमारा। रोजाना रात को एक खास वक्त पर नींद आती है, सुबह एक खास वक्त पर आँख खुलती है, ठीक है। इसी तरह और बहुत सारे काम साइक्लिक है। मसलन खाना, हम नाश्ता करते हैं, दोपहर का खाना खाते हैं और शाम का 3 टाइम, ये भी साइक्लिक है, टाइम तकरीबन मुकर्रर है। और इसी तरह कई हैं, मसलन ड्यूटी पे जाते हैं, ड्यूटी का ड्यूरेशन मुकर्रर है, डेली एक खास टाइम पे जाते हैं दफ्तर, एक खास टाइम पे वापस आते हैं। यही हाल लिविंग थिंग्स का भी है। सारे लिविंग थिंग्स में एक तो ब्रीडिंग है, रिप्रोडक्शन, अपने बच्चे पैदा करने का, और याद रखना डोमेस्टिक एनिमल में ये अलग है, जो वाइल्ड में रहते हैं उनका अलग है। मसलन अगर मैं ब्राउन बियर की बात कर रहा हूँ, हमारा पड़ोसी है, देवसाई के करीब, देवसाई में पाया जाता है, देवसाई हमारे लिए करीब है, उसका ब्रीडिंग सीजन ये है। इस वक्त वो किसी गार या ऐसी किसी जगह पे पहुंच गई है, मादा बच्चे दिए हैं और वो खुद बेहोश हो गई है। वो बच्चे जब जब आंख खुलती है जाके दूध पीते हैं, फिर वो भी सो जाते हैं, और इसी हालत में उसी गार में ये रहने वाले हैं तकरीबन मार्च तक। मार्च के बाद ये बाहर आएंगे और ये हर साल रिपीट हो रहा है ये साइकिल, इसको ब्रीडिंग सीजन कहते हैं। इसी तरह परिंदों को आप देखते हैं, इस वक्त हमारे जीव में इक्का दुक्का के अलावा कोई परिंदा नजर नहीं आता, लेकिन मार्च अप्रैल में जब दरख्तों पर पत्ते घने हो जाते हैं, शाखें नई उगना शुरू हो जाती हैं, तब तरह तरह की चिड़ियां आके एक धूमधाम मचा होता है हर घर के आसपास, घोंसले बनाते हैं, अंडे देते हैं। तो ये ब्रीडिंग सीजन है इनका, यानी बच्चे देने और अंडे देने का सीजन मुकर्रर है। वो सीजन इन्होंने एवोल्यूशनरी सफर के दौरान बेस्ट कंडीशंस को सिलेक्ट किया हुआ है। उसी बेस्ट कंडीशन में वो बच्चे देते हैं या अंडे देते हैं या अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं, क्योंकि बाकी जो एडवर्स कंडीशन है उसमें इनके लिए मुमकिन नहीं है। तो बेस्ट कंडीशन कौन सी हो? सबसे पहले टेम्परेचर, उसके बाद डे लेंथ, उसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, उसके बाद जो प्रेडेटर हैं उनकी कमी। तो कई फैक्टर उन्होंने सिलेक्ट किए हुए हैं। अब क्लाइमेट चेंज होगा तो ये सारे हालात ऊपर नीचे हो गए। जब ऊपर नीचे हो गए तो ब्रीडिंग सीजन मुतासिर होगा कि नहीं। मसलन गलत वक्त पर बच्चे दिए जाएंगे तो उनके सर्वाइवल खतरे में पड़ जाएंगे, और अगर सही वक्त पर नहीं दिए तो फिर सर्वाइवल का होगा। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से ब्रीडिंग साइकिल्स जानदारों के मुतासिर हो रहे हैं और उनकी नस्लों की जिंदगी खतरे में पड़ गई है। एक नुकता तो ये। दूसरा हाइबरनेशन का है। आपको मालूम है ये एम्फीबियन, खासतौर पर रेप्टाइल्स भी जब सख्त सर्दी होती है तो बेहोश हो जाते हैं,
इवन जिस्म जम जाता है, वो उस दौरान ना ग्रोथ कर सकते हैं, ना ब्रीडिंग कर सकते हैं, ना रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, ना मेटाबॉलिज्म को फास्ट कर सकते हैं, बस वो सिर्फ जिंदा है। लेकिन जो ही ये हाइबरनेशन का पीरियड ख़त्म हो जाता है तो ये अपनी एक्टिविटीज़ उस शॉर्ट टाइम में मुकम्मल करके फिर हाइबरनेशन की तरफ जाएंगे। इसी तरह कुछ गर्मियों में भी हाइबरनेट करते हैं, उसको एस्टिवेशन कहते हैं। सख्त गर्मी से बचने के लिए वो फिर नींद में बेहोश हो जाते हैं, उस दौरान भी ब्रीडिंग नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हुआ कि मैं आपको एक मिसाल बता दूं, आपको समझ में आएगा। हमारे गिलगित बल्तिस्तान में एक फसली ज़मीन है, मार्च से लेकर अगस्त तक समझो। इसी दौरान हमने ज़मीन में काश्तकारी भी करनी है, खेतों में पानी भी देना है, फसल काट के संभालना है। अगर हमने इसको लेट कर दिया, यानी आपने मार्च में हल चलाना था, हल नहीं चला के जाके मई में या अप्रैल में हल चलाएंगे तो आपकी फसल लेट तैयार होगी। लेट तैयार होगी तो सर्दियाँ आ चुकी होंगी, तो फिर आपकी फसल अच्छी हुई या ख़राब हुई? ख़राब हो गया ना। तो इनके साथ भी ये मसला है। हाइबरनेशन का पीरियड मुकर्रर है और हर साल उसी वक्त वो हाइबरनेट करते हैं, लेकिन क्लाइमेटिक चेंज की वजह से समझो हाइबरनेशन से इनको दोबारा एक्टिव होने का सीज़न आ चुका है, लेकिन कंडीशंस क्लाइमेटिक चेंज की वजह से कंडीशंस नहीं आई है। तो ये वक्त से पहले अगर एक्टिव हो गए तो फिर मारे जाएंगे, अगर नहीं हुए तो फिर जो लाइफ साइकिल है, मुख्तसर टाइम इनको मिलता है ग्रोथ भी करना है, रिप्रोडक्शन भी, सब कुछ, वो अगर नहीं कर सके तो कैसे करेंगे? मसलन सर्दियाँ लंबी हो गई, हाइबरनेशन लंबा हुआ, तो जो रिप्रोडक्शन, ग्रोथ और ब्रीडिंग का सीजन था वो शॉर्ट हो गया, तो कैसे करेंगे? तो इसका मतलब ये हुआ कि क्लाइमेट चेंज की वजह से एक जो बड़ा फैक्टर मुतासिर हो रहा है वो ब्रीडिंग और हाइबरनेशन साइकिल्स हैं, ये मुतासिर हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी पूरी जिंदगी खतरे का शिकार हो जाती है, उनकी नस्लें खतरे का शिकार हो जाती है। एक ये इशू था जी। इसके बाद है इकोसिस्टम बैलेंस, बल्कि फूड चेन डिस्टर्बेंस, ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो आपको मालूम है जानदारों को, यानी मैं दोबारा बता दूं कि माहौल हमारा दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, बायोटिक कंपोनेंट्स और एबायोटिक। जो बायोटिक कंपोनेंट है वो फिर ट्रॉपिक लेवल में डिवाइडेड है, फीडिंग के हिसाब से अरेंज किया गया है। इसमें पहला ग्रुप कहलाता है प्रोड्यूसर्स का, दूसरा ग्रुप कहलाता है कंज्यूमर का, और तीसरा ग्रुप कहलाता है डिकम्पोजर का। और मजीद इसको फैलाएंगे तो सबसे पहले प्रोड्यूसर, इसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, और फिर टर्शरी कंज्यूमर, और आखिर में डिकम्पोजर्स आते हैं। इनकी एक एक मिसाल बता के मैं आपको लिंक समझाने की कोशिश करता हूं। प्रोड्यूसर है हमारा प्लांट या ऑटोट्रॉफ, जितने भी हैं ये प्रोड्यूसर कहलाते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर हार्बिवोर्स हैं। हार्बिवोर्स किसको कहते हैं? जो इन प्लांट्स को खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। गाय गोश्त तो नहीं खा सकती है ना, वो हार्बिवोर्स। इनको खाने वाले कॉर्निवोर्स को सेकेंडरी कंज्यूमर कहते हैं, कुत्ता, बिल्ली, शेर, चीता वगैरह ये। और जो सब कुछ खाए उसको ओमनीवोरस कहा जाता है। ओमनीवोर्स को टर्शरी कंज्यूमर कह सकते हैं। और अब जरा देखें, इन सब के मरने के बाद, इन सब के प्लांट, हर्बिवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स मरने के बाद जो इनको ब्रेक डाउन करे उसको डिकम्पोजर कहते हैं। और इसमें बैक्टीरिया की एक खास कैटेगरी है और फंजाई की एक खास कैटेगरी है, इनसे हटकर कोई और नहीं है। और इन सब का रोल है, these are linked with each other like the hooks of a chain। आप जानते हैं किसी चेन में हुक होते हैं, अगर ये हुक अलग हो गए तो चेन टूट जाती है। मसलन अगर हम इधर से हर्बिवोर्स को हटा दें तो नतीजा क्या होगा? ये प्लांट की तादाद इतनी ज्यादा हो जाएगी कि पूरा इकोसिस्टम में ये नजर आएंगे, और यहां से ऊपर वाले सब मर जाएंगे, सिर्फ उनकी ईद हो जाएगी ऊपर वालों की, क्योंकि ये जो सेकेंडरी है ये तो घास नहीं खा सकते। इनके मरने से ये खुद ब खुद मर जाएंगे।
ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो ये क्या खाएंगे? ये तो हर चीज खाने वाले हैं, प्लांट्स पर इनका गुजारा नहीं होगा, लिहाजा ये भी मर गए। और वो खाएंगे, अगर वो नहीं हुए तो रिसाइकल नहीं होंगे, तो प्लांट ही ग्रो नहीं करेंगे। तो ईच एंड एवरी ग्रुप इज लिंक्ड विद ईच अदर। क्लाइमेटिक चेंज से ये तो चेन है, हो सकता है ये ग्रुप मुतासिर हो। मसलन अगर क्लाइमेट में चेंज आके सैलाब आके सारी जमीन बह गई तो प्रोड्यूसर ही खत्म हो गए, तो ऊपर वालों का क्या बनेगा? सब गए कि नहीं गए? या अगर ड्रॉट आ गया, कहीं खुश्कसाली आ गई, फिर पौधों की पैदावार अच्छी नहीं हुई, तो ये पहले ये मरेंगे, उसके बाद ये मरेंगे, सीरीज में सारी लाइन मर जाए। इसी तरह अगर चलो हाँ सब कुछ ठीक है, एक ऐसी क्लाइमेटिक चेंज आई है जिसने इन कार्निवोर्स को डिस्टर्ब किया है, ये नहीं होंगे तो क्या होगा? इनकी तादाद बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। जब इनकी तादाद बढ़ेगी तो प्रेशर किस पे आएगा? प्लांट्स पर। प्लांट्स खत्म हो जाएंगे तो फिर तो बाकियों ने तो सब फिर बिफर जाना है। तो इकोसिस्टम में हर जानदार एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, और क्लाइमेटिक चेंज की वजह से या तो पूरी चेन मुतासिर हो सकती है या कोई एक ग्रुप मुतासिर हो सकता है। अगर एक ग्रुप भी मुतासिर हुआ तो असर पूरी चेन पर पड़ेगा, और ये हो रहा है इस वक्त। तो क्लाइमेट चेंज का एक पहलू ये था। अब उसके बाद है इकोसिस्टम बैलेंस। यहां पर ये भी इसी से लिंक्ड वो है, इन सब की तादाद में मुनासिब बैलेंस होना जरूरी है। आप बल्कि 9-10 में पढ़ चुके थे इकोलॉजिकल पायरामिड्स, और पायरामिड में सबसे नीचे वालों की तादाद ज्यादा, जो हम ऊपर जा रहे थे उनकी तादाद कम होती जाती थी। तो पौधे ज्यादा होने चाहिए, सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर्स, ताकि ऊपर वाले इन पर डिपेंड कर सकें, कोई डायरेक्ट कोई इनडायरेक्ट। लेकिन इस वक्त आप खुद सोचें, हमारी जो इंसानी हरकत व सकनात हैं उसकी वजह से सबसे मुतासिर होने वाला ग्रोह ही प्लांट्स का है। हमने जंगलों को, ग्रासलैंड्स को या नेचुरल इकोसिस्टम को कल्टीवेशन के लिए इस्तेमाल किया, कंस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल किया, इमारतों के लिए इस्तेमाल किया, तो नतीजा क्या निकला? पौधों की पैदावार कम हुई। पौधों की पैदावार कम होने से हर्बीवोर्स की तादाद कम हो जाएगी। जब इनकी तादाद कम हो जाएगी तो ये खुद ब खुद भूख से मर जाएंगे। तो पूरा इकोसिस्टम में जो नेचुरल बैलेंस था वो डिस्टर्ब हो रहा है अभी, जिसकी वजह से कई स्पीशीज को या माइग्रेशन करनी है या एक्सटिंक्शन की तरफ जाना है। तो इकोसिस्टम बैलेंस भी डिस्टर्ब हो रहा है। मैं दोबारा बता रहा हूं कि चाहे ग्लोबल वार्मिंग होकर गर्मी बढ़ेगी तो बारिश ज्यादा हो जाएगी, बारिश ज्यादा हो जाएगी तो सैलाब आएंगे, या एक जगह पर गर्मी ज्यादा, दूसरी जगह पर खुश्कसाली, तो नतीजतन फिर इकोसिस्टम डिस्टर्ब। तो इसका मतलब है कि हम अपनी फैसिलिटेशन के लिए अनजाने में पूरी जिंदगी को दांव पे लगा रहे हैं इंसान। ये हो गया जी इकोसिस्टम बैलेंस। उसके बाद है इन्वेसिव स्पीशीज। इनडायरेक्टली ये हम डिस्कस कर चुके हैं। किसी इकोसिस्टम में बाज औक़ात बाहर से कोई स्पीशी आ जाती है जो वहां की लोकल नहीं है, नेटिव नहीं है, और वो यहाँ की नेटिव स्पीशीज को डिस्टर्ब करने लगी। मसलन यहाँ एक इकोसिस्टम है, इसमें कोई पौधा है, जैसे मैंने मिसाल भी बताई थी आपको, आज से 20-30 साल पहले तक गिलगित बल्तिस्तान में चेरी के नाम से कोई वाकिफ नहीं था। आज हर तरफ चेरी हो रहा है, क्योंकि ये ऐसा एक पौधा आ गया है जिसकी फसल जल्दी भी तैयार हो जाती है, और फ्रूट दरख्त पर है, वहां ही ग्राहक पहुंच के खुद ले जाता है। तो इतना इजी हो गया, लिहाजा लोगों ने खुबानी, अखरोट और सेब को रिप्लेस करके चेरी लगाना शुरू कर दी। इसी तरह आलू, हम तो एक ही तरह के आलू से वाकिफ थे। आज आप जाएं, जो आलू काश्त करते हैं वो आपको वैरायटीज के नाम बताएंगे, आयरिश पोटैटो, फिलां पोटैटो, रेड पोटैटो, लॉन्ग लाइफ पोटैटो, शॉर्ट लाइफ पोटैटो, स्वीट पोटैटो, कितनी अकसाम आ गई। ये सारी बाहर की स्पीशीज लोकल स्पीशीज को रिप्लेस कर रही है। ये सिर्फ इंसानों की वजह से नहीं हो रहा, नेचुरली भी हो रहा है। और आपको इशारतन जिक्र किया था, बाज़ जगहों पर क्लाइमेटिक चेंज की वजह से एक स्पीशीज को माइग्रेट करना पड़ा, वो किसी और माहौल में पहुंच गई, वहाँ की कंडीशंस उसके लिए सूटेबल थी, वहाँ वो फ्लरिश होने लगी, और लिहाजा क्या हुआ कि उस जगह उसने कई स्पीशीज को ख़त्म करके अपनी जगह बना ली।
तो क्लाइमेट चेंज से ये भी हो सकता है कि बाज़ जगहों की स्पीशीज जो लोकल नेटिव स्पीशीज हैं वो एक्सटिंक्शन की तरफ जाएंगी और कोई नई स्पीशीज, नॉवल स्पीशीज बाहर से आकर उधर सेटल हो जाए, ये भी हो सकता है। तो इसके साथ ये हमारे डिस्कशन कंप्लीट हो गई। अब हम क्लाइमेट चेंज इन ओशंस पढ़ने वाले हैं। लेकिन एक बात जरूरी है, ओशन को हम क्यों अहमियत दें? ओशन तो हमसे कोसों दूर है। मैं सिर्फ एक मिसाल बताता हूँ, उससे आपको जहन में आएगा। पूरी दुनिया में जो फोटोसिंथेसिस हो रहा है उसका 60% फोटोसिंथेसिस ओशन से एलजी करते हैं। प्लांट का कंट्रीब्यूशन 40% है। तो प्लांट के साथ तो इधर हमने हशर नशर किया हुआ है। ओशन की वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई नॉर्मल रहेगी, कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल बढ़ जाएगा, लेकिन हमारी हरकत की वजह से अगर ओशन भी मुतासिर हुआ तो बड़ा खतरनाक है। इसलिए ओशन की फिक्र करना भी हमारे ड्यूटीज में शामिल है। ठीक है।